हेलो एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सबने देखनी है। 11th क्वेश्चन देखो। PQR Constructions Limited commenced a contract on April 1, 2009. The total contract was for 27,12,500. It was decided to estimate the total profit and to take to the credit of profit and loss account that proportion of estimated profit on cash basis which were completed bore to the total contract. Actual expenditure in 2009-10 and estimated expenditure in 2010 are given below. आपको 9-10 का खर्चा दे रखा है और 10 का। मटेरियल इशूड, labor paid outstanding, plant purchased, expenses paid outstanding, prepaid, plant returned to stores, material at site, work certified, uncertified, cash received, depreciation 20% WDV पे. Contract is likely to be completed on 31st December 2010. Prepare contract account for the year ending 31st March 2010. मेरी बात ना सब ध्यान से सुनना जरा। पता है, अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ो तो मुझे पहले ये बताओ, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब किया था? 1 अप्रैल 2009 को हमने शुरू किया था। और सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2010। मतलब सुनो, 1 अप्रैल 2009 को शुरू करा और 31 दिसंबर 2010 को खत्म होगा। तो अगर मैं ड्यूरेशन देखूं, इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन देखूं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ना 21 मंथ्स का है। कैसे 21 मंथ्स? कैसे? 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, 12 मंथ्स तो ये हो गए। और 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010, 9 मंथ्स ये हो गए। मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा 21 मंथ्स का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको 21 मंथ्स का नहीं बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको सिर्फ इन 12 मंथ्स का बनाना है। पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें इन 12 मंथ्स का बनाना है। अब नोटिस करो, आपको ना जो कॉलम्स दे रखे हैं, कौन कौन से दो कॉलम है? एक तो है 2009-2010 का कॉलम। मतलब ये कॉलम है 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2010 का कॉलम। और दूसरा कॉलम है 2010 का। मतलब ये वाला कॉलम होगा फिर 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 का। मतलब याद रखना, फर्स्ट कॉलम 12 मंथ्स का है और सेकंड कॉलम 9 मंथ्स का है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ इन 12 मंथ्स का ही बनना है। तो चलो बनाना शुरू करो। हेडिंग लिखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, for the year ending 31 मार्च 2010। चलो करना शुरू करते हैं। आ जाओ 9-10 वाले कॉलम पे आना। सबसे पहले आएगा मटेरियल इशूड 4,56,000 का। फिर आएगी लेबर। अच्छा, अब याद रखना, लेबर आपने पे करी 3,05,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 24,000, तो 3,29,000 की लेबर हो गई। फिर प्लांट परचेस्ड, इसका तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। चलो निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट करो। 2,25,000 का प्लांट है, उस पे पढ़ो 20% का डेप्रिसिएशन है, तो 45,000 का डेप्रिसिएशन। चलो फिर एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस हैं 1 लाख के और प्रीपेड एट द एंड है 22,500। प्रीपेड एट द एंड माइनस करोगे तो 77,500 के एक्सपेंसेस बचे। अच्छा, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, इसका कुछ होना नहीं है आपका, है ना। प्लांट की तो बस एक ही चीज आती है, वो है उसका डेप्रिसिएशन।
मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बाय मटेरियल एट साइट 30,000। फिर लिखो बाय साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 12,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 40,000। बाकी कैश रिसीव्ड आपका आता नहीं है, ठीक है। चलो नोशनल प्रॉफिट निकालो। $437,500, ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां जाएगा बताओ? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल प्रॉफिट 437,500, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पता है इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक पार्ट और लिखवा रहा हूं, और वो क्या है वो अपने रजिस्टर्स में लिख लेना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अलावा आप उसमें लिखोगे ऑल्सो कैलकुलेट, लिख लेना ऑल्सो कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो ऑल्सो कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्या निकालने को कहा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये सुनना मेरी बात ध्यान से, सिंपल केस है पर थोड़ा ध्यान से देखो। उसने क्या निकालने को कहा है? और एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब पता है इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे, सुनो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कितना प्रॉफिट आप कमाओगे। अच्छा मैं अगर पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोशनल प्रॉफिट, ये जो अभी आया 437,500 एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर नोशनल प्रॉफिट जो होता है ना वो 1 साल का होता है, तो 1 साल का प्रॉफिट इज नोशनल प्रॉफिट, जबकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो याद रखना एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे। फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर देते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। चलो बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा है? 27,12,500 माइनस, अब सुनो मैंने कहा पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की क्या माइनस कर दो? कॉस्ट। अब सुनना मुझे एक बात का जवाब दो, हमें क्या चाहिए यहां पर? पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? वो कॉस्ट, ध्यान से सुनना, वो कॉस्ट जो इन 12 मंथ्स में लग चुकी है प्लस आने वाले 9 महीने में जो कॉस्ट लगेगी, मतलब जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस जितनी कॉस्ट आगे लगनी बाकी है उसे हम कहते हैं कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट। अप टू डेट मतलब आज की तारीख तक जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस जितनी कॉस्ट और लगेगी, मतलब फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। तो 12 महीने में जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस आने वाले 9 महीनों में जितनी कॉस्ट और लगेगी। चलो करते हैं 27,12,500 माइनस। अब मुझे बताओ, मुझे जानना है इन 12 महीनों में कितनी कॉस्ट लग चुकी है। तो ये देखो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है 12 महीनों का, एडअप कर लो सारी कॉस्ट को, 4,56,000 प्लस 3,29,000 प्लस 45,000 प्लस 77,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करना मत भूलना 30,000। तो 877,500 की कॉस्ट लग चुकी है। ये वो कॉस्ट है जो लग चुकी है, प्लस अब हमें जानना है
आने वाले 9 महीनों में और कितनी कॉस्ट लगेगी। चलो एक काम करो, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बनाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बनाओ, और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना 9 महीनों का। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 का। चलो करते हैं, ध्यान से। अच्छा अब देखो, मुझे एक बात बताओ पहले, अब ध्यान से चलना, ध्यान से। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो बताओ इस साल का सबसे पहले क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले लिखोगे मटेरियल एट साइट, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। बताओ कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था? 30, तो वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा 30। फिर और बताओ, आपने इस साल क्या लगाया? मटेरियल लगाया 814, और आपने क्या लगाई? लेबर। अब ये भी देखना लेबर। मुझे बताओ, आपने 3,80,000 रुपए की लेबर लगाई प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 37,500। सुनो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करना मत भूलना। जो पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वो इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा 24,000, वो माइनस करना मत भूलना। 393,500 ये आपकी लेबर, ठीक है। अच्छा अभी डेप्रिसिएशन छोड़ दो, वो बाद में देखते हैं। फिर एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, हमने इस साल एक्सपेंसेस इंकर करे 1,75,000 के प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000। अच्छा, जो पिछले साल का क्लोजिंग प्रीपेड था वो इस साल का ओपनिंग प्रीपेड बनेगा। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हुआ तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा 22,500, तो 222,500 ये आपके एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अच्छा, प्लांट रिटर्न टू स्टोर आता नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 75,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 75,000। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, मैं ना ओपनिंग डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिख रहा हूं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ना मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा, ना मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने का पर्पस नोशनल प्रॉफिट निकालना नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने का पर्पस है कितनी कॉस्ट आने वाले 9 महीनों में लगेगी वो निकालना। मतलब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, खर्चे कितने आएंगे आने वाले 9 महीनों में, प्रॉफिट नहीं निकालना है। और क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकालना है तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खर्चे लिखना। चलो अच्छा, अब मेन चीज हमारी रह गई डेप्रिसिएशन। अब ये सुनना है मेरी बात, ये मेरी बात सुननी है। वर्किंग नोट बनाओ, ये सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट। चलो थोड़ा सा ना हम स्टार्टिंग से जरा चलते हैं, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से चलते हैं। मुझे बताओ, हमने प्लांट खरीदा था, है ना? हमने प्लांट खरीदा था, कितने का खरीदा था? 2,25,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा सुनो, पता है अब मैं अगर नीचे वो प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स वाला केस पढ़ू ना तो उसे जरा देखना। उसने पता क्या कहा, 2,25,000 के प्लांट में से 75,000 रुपए का प्लांट तो आपने रिटर्न कर दिया 31 मार्च 2010 को। मतलब मुझे बताओ, 2,25,000 में से 75,000 रुपए का प्लांट तो कब रिटर्न हुआ? 31 मार्च 2010 को, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे। इसका मतलब ये प्लांट तो यूज हुआ 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक, 12 महीनों के लिए यूज हुआ। अच्छा, फिर बचा हुआ 1,50,000 का प्लांट पढ़ो अगले कॉलम में, आपने रिटर्न किया 31 दिसंबर 2010 को। मतलब ये वाला प्लांट
1 अप्रैल 2009 से पूरा 31 दिसंबर 2010 तक यूज हुआ। मतलब ये वाला प्लांट सिर्फ 12 महीनों के लिए यूज हुआ और ये वाला प्लांट पूरे 21 महीनों के लिए यूज हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्लांट पे तो जो डेप आएगा वो सिर्फ 12 महीनों का ही तो आएगा ना। कितना था? 20%। तो 75,000 पे 20% एक साल का 15,000 का डेप। तो इसकी WDV बच गई 60,000। अब सुनो, ये प्लांट तो हो गया। अब बताओ क्या? प्लांट रिटर्न, ये तो वापस लौटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लांट तो आपने वापस लौटा दिया, इसका मतलब आने वाले 9 महीनों में इस वाले प्लांट पे डेप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट आपका यूज हुआ ही नहीं। तो सिर्फ डेप किस पे लगेगा? 150 पे। तो मुझे बताओ, ये वाला प्लांट 21 महीनों के लिए यूज हुआ, पूरे 21 महीनों के लिए। तो पहले तो डेप लगाओ इस पे 12 महीनों का, 1,50,000 पे 20%। लो, 30,000 का डेप तो आ गया पहले 12 महीनों का। अच्छा, बच गया ये प्लांट 1,20,000 का। अब इस पे डेप लगाओगे 20% के हिसाब से 9 महीनों का। मैं आपसे एक बात पूछूं, 1,50 पे लगाओगे या 1,20 पे? तो याद रखना WDV मेथड है। तो WDV पे डेप लगाना, 1,20,000 पे 20% कितने महीनों का? 9 महीनों का। तो 18,000 रुपए का डेप आ गया 9 महीनों का। तो इसकी WDV बच गई 1,02,000। और बताओ फिर ये प्लांट भी क्या हो गया? ये भी रिटर्न हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बाद के वाले 9 महीने हैं, जो बाद के वाले 9 महीने हैं, उसमें डेप सिर्फ कौन से प्लांट पे आया? सिर्फ दूसरे वाले प्लांट पे तो आया, 1.5 लाख वाले प्लांट पे। कितने रुपए का डेप? 18,000 रुपए का डेप। बस खर्चों का टोटल कर लो, 30,000, 8,14,000, 393,500, 222,500, 18,000 माइनस 75,000, तो 14,03,000। ये आ गई आपकी, पता क्या? फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। मतलब और कितना खर्चा लगना बाकी है? 14,03,000 रुपए का खर्चा और लगना बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, उस पे आ जाओ फिर से एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले पे। 877,500 का खर्चा लग चुका है, प्लस 14,03,000 का खर्चा और लगना बाकी है। तो करो जरा, 27,12,500 माइनस, इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 22,80,500 रुपए का खर्चा आएगा। तो कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट? 4,32,000। इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में हमें 4,32,000 रुपए का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हो सकता है क्वेश्चन में अलग से पूछ ले वो। ठीक है, चलो बाकी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।